क्या आपने कभी सोचा है कि दूध से दही कैसे बन जाता है या फिर किसी भी लोहे में जंग कैसे लग जाता है? आप सभी को इन सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। दोस्तों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को समझने से पहले आपको अपने क्लास 7, 8 और 9 इन तीनों क्लासेस में आपको चेंजेस के बारे में बताया गया है। जी हाँ, चेंजेस क्या होता है उसको समझते हैं पहले, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। चेंज क्या है? चेंज इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन शेप, साइज, अपीयरेंस और कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। मतलब किसी भी प्रकार का चेंजेस, चाहे उसका साइज में चेंज हो या फिर शेप में चेंज हो या फिर उसका अपीयरेंस में चेंज हो या फिर उसका कंपोजिशन में चेंज हो, किसी भी प्रकार का चेंज, ठीक है, किसी भी प्रकार का चेंज अगर आता है तो उसको हम लोग चेंज कहते हैं। ठीक है, ये चेंजेस जो होता है कुछ हमारे आसपास में तो हमेशा होता ही है, कुछ फास्ट होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ रिवर्सिबल होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? फिर से वो दोबारा अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाते हैं। इरिवर्सिबल का मतलब फिर से वो अपने ओरिजिनल जो पहले से थे उस पे नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दो चेंजेस के बारे में जानकारी लेना है जो कि आप लोग पहले से जानकारी ले चुके हैं। पहला है केमिकल चेंज, दूसरा है फिजिकल चेंज। ठीक है, क्लास 7 में 8 में इसकी जानकारी आप लोग को मिल चुकी है। केमिकल चेंज किसको बोलते हैं सभी को अच्छे से समझेंगे, फिजिकल चेंज किसको बोलते हैं उसको भी अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं फिजिकल चेंज से। फिजिकल चेंज क्या है? फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। मतलब नया सब्सटेंस कोई भी फॉर्म्ड नहीं होने वाला, लेकिन उसका शेप, साइज, स्टेट और अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। मतलब इसके जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उन सभी में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल चेंज। और कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस है, बॉइलिंग ऑफ वाटर है, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास है, चॉपिंग ऑफ वुड, फोल्डिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ एग्स। इतना सारा एग्जांपल आपका फिजिकल चेंज का है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं चाहूंगा कि आप एक दो एग्जांपल अपने कमेंट में जरूर से जरूर कर दें। ठीक है, उम्मीद करते हैं फिजिकल चेंज आपको समझ में आ गया। क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें उसका नया सब्सटेंस तो नहीं बनता, लेकिन उसका शेप, साइज या फिर अपीयरेंस, स्टेट, ये सब में परिवर्तन आ जाता है। मतलब उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। आइए बात करते हैं हम लोग केमिकल चेंज का। तो केमिकल चेंज क्या है? ए चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। मतलब इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? केमिकल चेंज। अब नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, डेट मीन्स क्या? उसका केमिकल कंपोजिशन में पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। जैसे फायरवर्क्स करने के दौरान हम लोग का क्या होता है, जो भी फटाके होते हैं उनका पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाता है जलने के बाद। नेक्स्ट आता है फ्राइंग एग्स। कच्चा अंडा और एग को फ्राई किया हुआ अंडा, दोनों में बहुत फर्क होता है, दोनों का प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस भी आपका केमिकल चेंज का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ वुड, ठीक है, बर्निंग ऑफ वुड भी आपका केमिकल चेंज का एग्जांपल है। बर्निंग ऑफ वुड में कैसे हो रहा है? जैसे लकड़ी है, लकड़ी को अगर आप जलाते हैं, जलाने के बाद क्या लकड़ी फिर से मिलता है हम लोग को? नहीं। क्या मिलता है? एस। एस बोले तो राख, राख मिलता है। राख और लकड़ी दोनों का प्रॉपर्टी एक ही है क्या? जी नहीं, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो केमिकल चेंज होते हैं उसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा न्यू प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो यही केमिकल चेंज होता है। ठीक है, कुछ और भी हम लोग देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं। और दूसरा क्या? नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि नया सब्सटेंस तो नहीं बन रहा है ना। नया सब्सटेंस अगर बनेगा तब जाके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस आता है। अगर हम बात करें तो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा। उसी प्रकार से अगर बात करें केमिकल चेंज में, तो इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, यूजुअली इरिवर्सिबल होता है। मतलब ये फिर से वापस नहीं बनता है यूजुअली। ठीक है, कुछ कुछ केसेस में होती है रिवर्सिबल
बट उसमें भी हम लोग को केमिकल प्रॉपर्टीज का हेल्प लेना पड़ता है, अदरवाइज वो भी इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है और इसको अकम्पेंड कर पाते हैं, मतलब कैसे जान पाते हैं, उसमें हीट रिलीज होता है, लाइट रिलीज होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, गैस का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कलर चेंजेस से हम लोग जान पाते हैं। तो ये जो चेंजेस है, इन सभी से हम लोग पहचान लेते हैं कि क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये चेंज के बारे में जानकारी लेने के बाद अब हम लोग अच्छे से तैयार हो चुके हैं कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझ सकें। केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये केमिकल चेंज जो है उसका अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, कुछ और नहीं, सिंपली यही चीज है, लेकिन इसमें हम लोग केमिकल्स के बारे में बात करेंगे मोस्टली, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। केमिकल रिएक्शन, इसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा न्यू प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, जब कोई दो या दो अधिक सब्सटेंस कंबाइन करेगा या फिर कोई एक सिंगल सब्सटेंस टूट जाएगा और उसके बाद न्यू सब्सटेंस का अगर फॉर्मेशन हो रहा है नए प्रॉपर्टी के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टीज, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा न्यू प्रॉपर्टी के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, यहां पे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, नया सब्सटेंस क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें दो पार्ट आता है, एक ये जो एरो देख रहे हैं इससे एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में। जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और जो राइट साइड में होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब ये रिएक्टेंट होता क्या है, वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, वैसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और ये प्रोडक्ट क्या चीज है, प्रोडक्ट का मतलब होता है वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट भी आपको समझ में आ गया। आइए इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। डिटेल से क्या, जो मैंने बताया वही बात है। रिएक्टेंट क्या होता है, वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उसको रिएक्टेंट बोलेंगे। प्रोडक्ट क्या होता है, वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनते हैं उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। आई बात समझ में, कोई दिक्कत है, अगर समझ में आ गई तो ओके लिखिए कमेंट में, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो रिएक्टेंट होगा वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और जो प्रोडक्ट होगा वो राइट हैंड साइड रहेगा। मतलब कभी भी जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और जो नया सब्सटेंस बन रहा होता है उसको राइट हैंड साइड में लिखते हैं। इस बात को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर हम लोग को केमिकल रिएक्शन हो रहा है ये पता लगाना है तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा, उसका कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं, उसका क्या हो जाता है, स्टेट में चेंज, चेंज इन स्टेट। स्टेट चेंज का मतलब ऐसा नहीं कि राजस्थान से बिहार चले गए, बिहार से मुंबई चले गए, मतलब महाराष्ट्र चले गए, इस टाइप का स्टेट चेंज नहीं होगा। स्टेट चेंज का मतलब है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, ऐसे कुछ, मतलब ये तीनों स्टेट में से किसी एक स्टेट में चेंज हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज इन कलर। कलर में भी चेंजेस आ जाता है। जैसे आप कोई भी फूड को कुक कर रहे होते हैं, जैसे चावल को ही, चावल स्टार्टिंग में क्या रहता है, क्रीम कलर का रहता है और जैसे वो चावल पक जाता है तो वो पूरी तरह से व्हाइट हो जाता है। आप और भी बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, जैसे कच्चा आम, कच्चा आम मोस्टली क्या होते हैं, हरा कलर के होते हैं, लेकिन जैसे वो पक जाते हैं, पकने के बाद क्या होता है, वो येलो कलर या फिर हल्का रेड कलर में आ जाते हैं, ठीक है। तो चेंज इन कलर भी एक क्या है, केमिकल रिएक्शन का एक कैरेक्टरिस्टिक है, इससे हम लोग को पता चल सकता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो और उसमें से अगर गैस निकले तो हम लोग को समझ जाना है कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। जैसे आप अगरबत्ती जलाते हैं, धुआं निकलता है, लकड़ी जलाते हैं, धुआं निकलता है, ठीक है, फैक्ट्री से धुआं निकल रही होती है, ठीक है। तो बेसिकली वो सब क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। अगर हम आगे की बात करें तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंजेस आती है, ठीक है। किसी किसी को हम लोग का टेम्परेचर बाहर से देना पड़ता है तो उसका चेंजेस हो जाता है ऑटोमेटिक, और किसी किसी का जो टेम्परेचर है वो खुद ब खुद अपने से ही बढ़ जाता है या फिर घट जाता है। जैसे अगर आप चूना को पानी में जैसे मिलाइएगा तो
जो पानी है वो खोलने लगता है। खोलने लगता है, कैसे खोलेगा? उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, डेट्स वाई वो क्या हो रहा है, मतलब उसका हीट हो रहा है, मतलब वो खोल रहा है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर भी एक एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये जो है एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलता है, बाकी सभी बुक्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और सीबीएसई अगर आप लिख रहे हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं ये प्रेसिपिटेट होता क्या है। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है उसमें जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस रह जाता है, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस रहता है उसी का नाम क्या है? प्रेसिपिटेट। ठीक है, जो इनसोल्यूबल सब्सटेंस रहेंगे उन्हीं का नाम क्या है? प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म्ड हो रहा है तो हम लोग को समझ जाना है क्या है वो? केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है। सबसे पहला क्या? चेंज इन स्टेट, दूसरा चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? तो इसको लिखने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं केमिकल इक्वेशन का। जी हाँ, किसका हेल्प लेते हैं? केमिकल इक्वेशन का। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है? केमिकल इक्वेशन एक मेथड है। इस मेथड से हम लोग केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इन कॉन्साइज एंड इंफॉर्मेटिव वे। कॉन्साइज मतलब एकदम सिंपल तरीके से, इंफॉर्मेटिव तरीके से, विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, अगर हम लोग जो केमिकल रिएक्शन है उसको ऐसे वर्ड में लिख दें तो हम लोग को थोड़ा सा उसको समझने में परेशानी होती है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, उसको लिखने में दिक्कत होती है। लेकिन अगर हम लोग उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दें एकदम सिंपल तरीके से, उसका फार्मूला के हेल्प से, तो हम लोग इजीली समझ जाएंगे उसको। उससे हम लोग को ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि ये रिएक्शन किस प्रकार से हो रहा है, उसमें कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं, कितना एटॉमिक मास है, कितना मॉलिक्यूलर मास है, हर एक चीज सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, कौन सा स्टेट में है, कैसे हो रहा है, हर एक चीज का जानकारी हम लोग को मिल जाता है केमिकल इक्वेशन के हेल्प से। ठीक है, इसमें हम लोग हर एक इंफॉर्मेशन मेंशन करते हैं। जैसे अच्छा, पहला बात यहाँ पे एरो के बारे में बताया गया है। एरो क्या होता है? ये टू आइल्ड के बारे में बताता है, मतलब रिएक्शन जो है उसमें से क्या बन रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये शोज द डायरेक्शन, डायरेक्शन को भी शो करता है कि हाँ भाई रिएक्शन लेफ्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, उस चीज को बताता है। ठीक है, तो एरो का काम तो आप समझ गए। यहाँ पे जैसे हम लोग पहले देखे थे, पहले क्या देखे थे? पहले ये देखे थे कि जो रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। उसको ऐसे नीचे में भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। ठीक है, इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा है। अब देख सकते हैं Mg प्लस O2 क्या है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने रिएक्टेंट रखा है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला बात, ये जो रिएक्शन मतलब ये जो इक्वेशन हमने लिखा है ये बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस क्या चीज होता है इसको हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। पहले ये समझिए कि ये जो इक्वेशन है ये अनबैलेंस्ड है, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अब बोलिएगा सर ये अनबैलेंस्ड कैसे है? तो अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है कि इसके जो दोनों साइड होते हैं, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इन दोनों में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। अब आप यहाँ पे देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, Mg इधर कितना है? एक। Mg का एक एटम है, इधर Mg का कितना एटम है? एक। चलो Mg तो बैलेंस है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इधर कितना एटम है? दो। इधर ऑक्सीजन का कितना एटम है? एक। तो आपको ये बैलेंस लग रहा है क्या? जी नहीं, ये बैलेंस नहीं है। और ये बैलेंस नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बात आता है कि बैलेंस किसको बोलेंगे? तो बैलेंस तो सिंपल सा बात है। बैलेंस क्या होगा? अगर दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम अगर इक्वल हो जाए तो फिर वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होता है। ठीक है, आइए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से और समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा स्टेप हम लोग समझ लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाए। तो रिएक्टेंट को हमेशा किधर रखना है? एलएचएस में। प्रोडक्ट को किधर रखना है? आरएचएस में। ठीक है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेपरेटेड बाय एरो। किससे सेपरेट होता है? एरो से सेपरेट होता है। नेक्स्ट, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट को हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं? प्लस साइन से। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट हो या दो से अधिक प्रोडक्ट हो, दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं हम लोग। उसके बाद जो भी कंडीशन मेंशन होती है
जैसे यहाँ पे इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं ये जो कंडीशन मेंशन की गई है वो एरो के ऊपर है। कहाँ है? एरो के ऊपर। तो जो भी रिएक्शन मेंशन होगा, मतलब रिएक्शन का जो कंडीशन है वो मेंशन होगा कहाँ पे? एरो के ऊपर। फिर आगे अगर हम बात करें तो जो फिजिकल स्टेट है, ठीक है, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, इससे हम लोग का जो रिएक्शन जो है वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए MgS लिखा हुआ है, ऐसे बोले तो ये कौन सा स्टेट में है? ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, अगर O2 का बात करें तो ये कौन सा स्टेट में है? ये गैसियस स्टेट में है। अगर MgO का बात करें तो ये कौन सा स्टेट में है? ये सॉलिड स्टेट में है। क्लियर है? तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है और याद कर लेना। कॉपी तो लेके ही बैठना चाहिए पढ़ने के लिए। जब भी आप पढ़ने बैठिए, लेक्चर्स देखिएगा, लेक्चर्स देखने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसको कॉपी में नोट नहीं करिएगा, बाद में रिवाइज नहीं करिएगा, तब तक मुश्किल है। और आपको अगर क्लास 10 में अच्छा रिजल्ट करना है तो आपको अभी से सीरियस होना पड़ेगा। अगर आप अभी से सीरियस नहीं होते तो काफी मुश्किल का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, आगे का जो हम लोग का टॉपिक है वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो अभी हमने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये जाना, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये भी जाने। ठीक है, उसका डेफिनेशन भी हम लोग लिख लेते हैं। आइए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? द केमिकल रिएक्शन इन विच नॉट हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ एटम इन बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होंगे तो उसको हम लोग अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे अभी जस्ट हम लोगों ने देखा Mg1 है, इधर भी 1, O2 इधर 2 है और इधर 1 है, मतलब O2 बोले तो ऑक्सीजन, राइट। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या? जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका आगे बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस्ड क्यों करते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको एक लॉ के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब आप ही बताइए, अगर ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं तो जितना रिएक्टेंट में हमने मिलाया है प्रोडक्ट में भी उतना ही चाहिए। ठीक है, मतलब जितने भी रिएक्टेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रोडक्ट में भी उतना ही एटम्स या फिर उतना ही मास होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करते हैं। ठीक है, यहां पे ए का मास और बी का मास, दोनों का मास अगर हम जोड़ दें तो वो रिएक्टेंट का मास हो जाता है। उसी प्रकार से इधर में भी ए बी जो है उसका टोटल मास देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट का मास। और अगर किसी भी रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए तो वो केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो हम लोग को बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में समझते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है वो तो समझ गए। हम लोग को क्या करना होता है? नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करना होता है। तो एक छोटा ऐसा, तो मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, फिर भी यहाँ पे मैं एक दो एग्जांपल को सोल्व करके आपको दिखाता हूं कि हम लोग किस तरीके से बैलेंस करते हैं। आपको बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरीका बताएंगे, तो आपको जो सुटेबल लगे, सभी टीचर्स का तरीका बेस्ट होता है, अच्छा होता है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो अपनाइए। मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, उसको भी आप देख के अच्छे से समझ सकते हैं और काफी मजा भी आने वाला है। जैसे यहाँ पे जो भी आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम लोग चेंजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये आपको समझना होगा। तो कभी भी जो चेंजेस होती है वो इस जगह पे चेंजेस होगी। ठीक है, फ्रंट में। ठीक है, कभी भी इधर साइड में, नीचे में, कहीं पर भी चेंजेस नहीं होता है। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ नीचे में कभी भी चेंजेस नहीं करना है। जो भी चेंजेस करना है आपको ऐसे फ्रंट में, मतलब आगे में। ठीक है, जो भी एलिमेंट्स है या फिर कंपाउंड है उसके आगे में लिखना है आपको। ठीक है, तो ये सबसे पहला बात तो आप समझ गए। दूसरा बात क्या है? दूसरा बात ये है कि हमको सबसे पहले जो भी मेटल्स दिए रहेंगे उसको बैलेंस करने का प्रयास करना है। और आपको मैं ये बता दूं कि ये हीट एंड ट्रायल मेथड है। हीट एंड ट्रायल मेथड कहने का मतलब ही होता है कि हम लोग इसको हीट एंड ट्रायल करते रहना है। ठीक है, मतलब ट्राई करते रहना है किस तरीके से बनेगा। इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना अच्छे से आपका ये कंप्लीटली बनने स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। Fe यहाँ पे कितना एटम्स है? 1।
इधर Fe का कितना एटम है 3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना 3 लगा लेंगे। पेंसिल से यूज करना है आपको, पेंसिल यूज करना है, क्योंकि आपको अगर डायरेक्ट पेन से लिखिएगा तो फिर आप उसको एडिट नहीं कर पाइएगा। पेंसिल रहेगा, इरेज करिए, आपको आराम से सोल्व हो जाएगा। तो 3Fe हो गया, इधर पे 3Fe हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन इधर कितना है 2, और इधर साइड में हाइड्रोजन 2, चलिए ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, तो आपको यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे आप 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 4 ऑक्सीजन हो गया, और इधर भी 4 ऑक्सीजन हो गया। लेकिन जैसे आपने यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करा तो ये हाइड्रोजन भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो आपको हाइड्रोजन को यहाँ भी चेंज कर देना है। आया बात समझ में? अब जैसे ये बैलेंस हमको लग रहा है कि ये बैलेंस हो गया, आपको एक बार फिर से चेक करना है। जब भी आपको लगे कि हाँ बैलेंस हो गया तो एक बार फिर से चेक कर लेना है, ताकि कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो। 3Fe 3Fe, 8H2 मतलब 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। चलिए पहला वाला बैलेंस हो गया। अगर हम दूसरी रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेटल है Zn 1 है, इधर भी Zn 1 है। चलिए बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो हमको हाइड्रोजन को बैलेंस कर देना है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए। चलिए 2 हाइड्रोजन जैसे लगाए तो क्लोरीन के लिए भी 2 आ गया, तो 2 क्लोरीन हो गया, इधर ऑलरेडी 2 क्लोरीन है। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। चलिए अब आगे की बात करें तो यहाँ पे C कितना है 3 है, इधर C कितना है 1, तो यहाँ पे हम 3 लगा लेते हैं पहले। 3C मतलब C3 हो गया, उधर भी 3C हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करें तो इधर 8 है, इधर कितना है, इधर 2 है, तो यहाँ पे हम 4 लगाएंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। चलिए 8 हाइड्रोजन, उधर भी 8 हाइड्रोजन। लेकिन अगर ऑक्सीजन की बात करें, यहाँ पे 2 है और इधर कितना है 3 2 जा 6 और यहाँ 4 1 जा 4। ठीक है, ऐसे में मल्टीप्लाई होगा और दूसरे वाले में आके ऐड। ठीक है, 4 1 जा 4 हो गया ये, तो ये 3 2 जा 6, 6 + 4 दैट इज 10। यहाँ पे हमको कितना चाहिए 10, तो सीधा सीधे आप यहाँ पे 5 लगा दीजिए, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से बैलेंस होता है। C3 हो गया, 3C हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया, 10 ऑक्सीजन, 6 और 4 10 ऑक्सीजन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया, और अगर नहीं आया है तो आप कमेंट में बता दीजिए। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो फिर से बनाने वाला हूं और आपको और डिटेल से इसको समझाने वाला हूं। अगर समझ में आ गया है तो ये जो 2 क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में मतलब अभी आप लोग वीडियो को पॉज करके भी बना सकते हैं और जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये इस चैप्टर का दिल धड़कन जान जो बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। और चैप्टर का ये जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेसिकली हम लोग को इस चैप्टर में ये 5 रिएक्शन के बारे में स्टडी करना है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट, और पांचवा जो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो वीडियो काफी लंबा हो रहा है क्या? नहीं, काफी लंबा तो नहीं हो रहा है। इतना सा समय तो खैर लगता है। कितना समय हो गया है? लगभग 28-29 मिनट, मतलब मान के चलिए 24-25 मिनट लगभग हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में 2-4 मिनट इधर उधर हो गया था। चलिए ज्यादा देर नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट आप सब्र रखिए, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट आपको क्लियर होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करें। कॉम्बिनेशन का नाम से पता चल रहा है ये कंबाइन होने वाला है। कंबाइन होके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डेफिनेशन की अगर बात करें तो दोज रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस, मतलब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस अगर कंबाइन करे और एक सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आया बात समझ में? जी हाँ, आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा क्या है? अगर एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला, क्या बना भाई? वाटर। तो ये भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? वैसे रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करेंगे और एक सिंगल न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेंगे तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएंगे। हाँ, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रोडक्ट सिर्फ एक होना चाहिए, एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये रिएक्शन पढ़ने के बाद हम लोग को थोड़ा सा जानकारी ले लेना चाहिए
सिलेक्ट लाइम के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया हुआ है, व्हाइट वॉशिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया हुआ है। ठीक है, जब भी हम लोग कोई दीवार में व्हाइट वॉश करते हैं, आप देखते होंगे जब हम लोग व्हाइट वॉश किए तब कोई भी चेंजेस नहीं आती है, लेकिन जैसे वो एक दिन दो दिन बीत जाता है, वो पूरी तरह से सूख जाता है, तो उसमें शाइनिंग अपीयरेंस आने लगती है। तो शाइनिंग अपीयरेंस कैसे आता है? वो शाइनिंग अपीयरेंस आता है वो जो शाइनिंग अपीयरेंस आता है, वो जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसके वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो बन जाता है। ठीक है, जो चूना है मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, और जो उसमें वाटर आता है वो रिलीज हो जाता है, साइड में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, तो इसके वजह से शाइनिंग अपीयरेंस आने लगती है। ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा समय नहीं गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और आपको यहाँ पे नोट कर लेना चाहिए, जो केमिकल फार्मूला होता है मार्बल का, वो है CaCO3, और जो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहे हैं चूना वाला, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, CaCO3। तो ये दोनों का सेम केमिकल फार्मूला है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि हम लोग को इन जो कॉम्बिनेशन हो, डिकम्पोजिशन हो, उसके बीच में पढ़ना है, तो वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक क्या है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होगा। क्या होगा? हीट रिलीज होगा या फिर एनर्जी रिलीज होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है हीट रिलीज होने वाला, जैसे अभी हम लोग चूना का बात किए, सिंपली वही चूना में उस पानी को, मतलब पानी में चूना को अगर मिला दें तो क्या होता है, हीट इवॉल्व होने लगता है। तो जो हीट इवॉल्व हो रहा है उसमें क्या हम लोग अलग से आग जलाएं या फिर गैस जलाएं क्या? जी नहीं, वो खुद ब खुद हो रहा है। तो खुद ब खुद उसमें हीट रिलीज हो रहा है, तो वही हीट रिलीज होने वाला जितने भी रिएक्शन होते हैं, फिर एनर्जी रिलीज होने वाला, जैसे हम लोग का डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन, ठीक है, तो उस दौरान भी हीट रिलीज होता है, मतलब एनर्जी रिलीज होता है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, एग्जांपल में कार्बन और ऑक्सीजन भी अगर रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और साथ ही साथ हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन का, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग को बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है, चाहे वो हीट के फॉर्म में हो, चाहे लाइट के फॉर्म में, चाहे किसी भी मतलब फॉर्म में हो, एनर्जी देना पड़ता है किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए। अगर हम लोग को एनर्जी देना पड़ रहा है या फिर उस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हमको तोड़ना है CaO प्लस CO2 में, तो उसको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इतना सा बात समझ में आ गया। अब हम लोग समझ सकते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? इसमें जैसे कॉम्बिनेशन में हम लोग पढ़े थे, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाएगा। डिकम्पोजिशन में क्या है? एक नया सब्सटेंस टूटकर दो या दो से अधिक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो दो या दो से अधिक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहा है एक सिंगल सब्सटेंस टूट के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं, क्या कोई भी सब्सटेंस अपने से टूटने वाला है क्या? क्या अपने से वो ब्रेकडाउन होगा क्या? जी नहीं, अपने से कोई भी सब्सटेंस ब्रेकडाउन नहीं होता है। उसको ब्रेकडाउन करने के लिए हम लोग को बाहर से कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है, एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है वो बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। ठीक है, याद रखना है आपको, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी एंडोथर्मिक है वो डिकम्पोजिशन होगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितने भी डिकम्पोजिशन है वो एंडोथर्मिक होगा ही होगा। ठीक है, यहां पे बात करें लीड नाइट्रेट का, तो लीड नाइट्रेट किस में टूटा है? लीड ऑक्साइड में, NO2 में और O2 में। ठीक है, तो इसमें ये टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटा? CaO और CO2 में। AgCl किस में टूटा? Ag और Cl में। कोई दिक्कत? तो एक सब्सटेंस टूटेगा, दो या दो से अधिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करेगा, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हम लोग को एनर्जी देनी पड़ती है वो तीन टाइप से देनी पड़ती है या फिर तीन कंडीशन देनी पड़ती है। वो है पहला हीट, दूसरा लाइट और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग हीट देते हैं तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब वो लाइट के प्रेजेंस में होती है तो उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से होती है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए समझते हैं सबसे पहले थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? वो ऐसा केमिकल रिएक्शन
मतलब वैसा डिकम्पोजिशन, यहाँ पे थर्मल वर्ड छूट गया, सॉरी, नहीं ठीक है, ठीक है। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, किसकी वजह से होगा, ये हीटिंग की वजह से होगा। तो इस तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में हीट दिए, कैल्शियम कार्बोनेट में क्या किए, हीट दिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट गया, मतलब ये हीट की वजह से हो रहा है। अगर हीट की वजह से हो तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। चलिए बहुत सिंपल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या होगा, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि जो कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन करेगा या फिर डिकम्पोज करेगा सिंपलर सब्सटेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में। और यूजुअली जो लाइट होता है वो सनलाइट का होता है। एग्जांपल AgCl का ले लीजिए, AgBr का लीजिए, दोनों में सेम होता है। AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, सनलाइट के प्रेजेंस में Ag और Cl में टूट जाते हैं, मतलब सिल्वर और क्लोरीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि कैरिड आउट होगा किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से। अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। चलिए क्लियर है यहां तक। अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जानकारी होनी चाहिए हम लोग को, इस टॉपिक पे आते हैं, वो है रिएक्टिविटी सीरीज। बेसिकली ये जो है इस चैप्टर में आपको देखने को नहीं मिलती है, लेकिन ये चैप्टर में आपको ये अगर जानकारी नहीं होगा तो आप अगला रिएक्शन पढ़ ही नहीं पाइएगा। अगर पढ़ भी लेते हैं तो आपको हमेशा कंफ्यूज होते रहना होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दे दूं। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में हम लोग मेटल्स को क्या करते हैं ना, उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी में अरेंज करते हैं। मतलब ये तो सबसे ज्यादा वाला रिएक्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उसको सबसे ऊपर रख देते हैं, उससे कम वाला को उससे नीचे 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 नीचे, इस तरीके से हम लोग लिखते जाते हैं। तो आई होप कि आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो समझ में आ गया। मतलब मेटल जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, उसको सबसे ऊपर रखना है, सबसे ऊपर। और उससे कम रिएक्टिव को उससे नीचे, उससे कम रिएक्टिव उससे नीचे, सबसे लेस रिएक्टिव को सबसे नीचे रखना है। और हाँ, आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन से जितने भी नीचे मेटल्स हैं, ये सभी मेटल जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन वाला जो भी कंपाउंड होगा उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब रिएक्ट थोड़ा नहीं हो पाएगा। चलिए समझते हैं यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ठीक है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस वर्ड से ही आप लोग को समझ में आ जा रहा है कि किसी चीज को डिस्प्लेस करना है। भाई डिस्प्लेस का मतलब आपको समझना होगा कि किसी एक सब्सटेंस को हटाकर दूसरे सब्सटेंस वहां पे चला जाएगा। ठीक है, आप डेली लाइफ में भी देख सकते हैं, दो कपल होते हैं, ठीक है, एक जो कपल है अपना जीवन बसर अच्छे से कर रहे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा गरीब रहता है, थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक, मतलब ठीक ही है, वैसा कोई इशू है नहीं। बाइक में रहता है वो, सुपर स्प्लेंडर उसके पास बाइक है, उसके साथ है मैडम, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, एक नया बंदा एक आता है जो कि एकदम BMW कार में, जैगवार डिफेंडर जो बोलना चाहे वो कार में ले आता है, और उसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत स्मार्ट होता है, ठीक है। अब वो जैसे उस कपल को देखती है, उनकी जो मैडम होती है उनको देखता है, तो उस पे मोहित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, और लड़की भी उससे मिलती है, और सारा चीज बातचीत अगर होता है तो फिर लड़की भी उसका अमीरी पे अट्रैक्ट हो जाती है। वो दोनों क्या होते हैं, वो दोनों जो स्प्लेंडर वाले हैं उससे अलग हो जाते हैं। मतलब जो लड़की है वो उसके साथ साइड हो जाती है, मतलब उसको साइड कर देती है, और जो डिफेंडर वाला है उसके साथ आ जाती है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जो डिफेंडर वाला है वो स्प्लेंडर वाला को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के लिए क्या होना चाहिए था, इसके पास डिफेंडर होना चाहिए था, इसके पास ज्यादा पैसा होना चाहिए था, इसके पास, समझ रहे हो। इसलिए आप भी अभी लड़कियों के पीछे मत भागो, अभी लड़की पे पीछे जाने के लिए बहुत समय है, ठीक है। तो आपको अभी फोकस करना चाहिए अपने पढ़ाई पे, बाकी अपने सारा चीज हो जाने का है, ठीक है। तो अगर आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं करते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो आप भी किसी के द्वारा इसी प्रकार से रिप्लेस कर दिए जाओगे। अब स्प्लेंडर वाला भाई साइड हो गया, ठीक है, उसका औकात ही नहीं है कि वो डिफेंडर वाले को रिप्लेस कर सके।
लेकिन डिफेंडर वाला तुरंत का तुरंत उसको रिप्लेस कर दिया। तो सेम उसी प्रकार से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी होता है। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना, वो अपने से कम रिएक्टिव वालों को इसी तरीके से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल की बात करें हम यहाँ पे, Zn जो है वो Cu से ज्यादा पावरफुल है, CuSO4। ठीक है, Cu पॉजिटिव आयन, SO4 नेगेटिव आयन, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मजे से हैं। लेकिन जैसे Zn आया, वो Cu को क्या किया, रिप्लेस कर दिया, Cu को लात मार के भगा दिया। बेचारा देवदास अब उधर साइड में रो रहा है। बात समझ रहे हो? इसलिए आपको ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। ज्यादा पावरफुल बनने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ, भाई समझ रहे हो, इसमें अब मैं ज्यादा डिटेल से नहीं जाऊंगा, बाकी तो समझदार हो। किस तरीके से क्या करना है आप लोग खुद जानते हो, क्या करना चाहिए ये भी जानते हो। तो ये चीज आप लोग समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ज्यादा पावरफुल होना होगा। अगर नहीं होते हो तो आप रिप्लेस कर दिए जाओगे। ठीक है, इस रिएक्शन से हमको तो यही सीखने को मिलता है भाई, पावरफुल बनो, सीधा सी बात है। ज्यादा पावर रहेगा आप किसी को भी रिप्लेस कर पाओगे, अगर नहीं रहेगा रिप्लेस नहीं करोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर हम बात करें, डबल डिस्प्लेसमेंट, भाई ये तो इंडियन कल्चर है ही नहीं, ये बिल्कुल इंडियन कल्चर से बाहर है। क्या होता है, स्वैपिंग हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। किसका? अरे भाई वाइफ का नहीं बोल रहा हूं मैं, एकदम कैसे कैसे बच्चे रहते हैं यार आज के। चलिए, एक्सचेंज किसका होगा, आयंस का। आयंस मतलब पॉजिटिव आयंस का, ठीक है, नेगेटिव आयंस का। इस आयंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे कोई भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, मतलब अदला बदली हो जाएगा। सब समझ रहा हूं मैं, किसके बारे में तुम लोग समझ रहे हो। खैर, इसको समझो। ये Na जो है प्लस वाला, इसका माइनस वाला के साथ चला जाएगा, मतलब Na जो है वो Cl के साथ चला जाएगा तो NaCl हो गया। और यहाँ पे जो ये प्लस वाला है Ba, वो इसका माइनस वाला के साथ आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसका प्लस वाला इसका माइनस वाला के साथ, और इसका प्लस वाला इसका माइनस वाला के साथ। इस तरीके से अगर रिएक्शन हो तो इस तरह का रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी हाँ, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बोलो, कहीं पे डाउट है? अगर डाउट है तो कमेंट में लिखो डाउट, और डाउट अगर क्लियर है तो लिखो नो डाउट। ठीक है, तो एक चीज और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे एक प्रिसिपिटेट बनेगा। क्या बनेगा? प्रिसिपिटेट। अब प्रिसिपिटेट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या बताया था, ध्यान नहीं दिए थे, अभी ध्यान दीजिए। प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट मतलब वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में इनसोल्यूबल होता है, मतलब डिपोजिट हो जाता है, नीचे बच जाता है, वो मतलब इनसोल्यूबल रह जाता है। ठीक है, उसको हम लोग एरो से डिनोट करते हैं। जैसे BaSO4 मतलब बेरियम सल्फेट जो है वो क्या है, वो प्रेसिपिटेट है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अच्छा एक चीज और, वैसा रिएक्शन जिससे प्रेसिपिटेट का फॉर्म होगा वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत सिंपल सी बात थी। अब आगे की बात करें तो हम लोग का नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है? सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करें तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, मतलब दोनों में से कोई एक होना चाहिए, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो या तो ऑक्सीजन ऐड हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस तरह का रिएक्शन में हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। अगर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम में ऑक्सीजन बेसिकली क्या हुआ, ऐड हुआ, तो ये किसका एग्जांपल होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। Cu में देखिए किसका एडिशन हुआ, ऑक्सीजन का, तो क्या बना, CuO। बेसिकली उसमें क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा ना भाई। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन क्या है, जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा। ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जी हाँ, दोनों एक दूसरे से उल्टा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड होता है, रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होता है। ठीक है, चलिए डेफिनेशन की अगर बात करें तो क्या होगा, दो रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें तो कार्बन में देखिए हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। कार्बन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है।
हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। उसी प्रकार से देखिए O3 है, ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, मतलब 3 एटम है, ठीक है। 3 एटम में से एक एटम गायब हो गया, ठीक है, क्या हो गया, गायब हो गया, यहां सिर्फ O2 रह गया। तो एक ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर एक ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो रिडक्शन। चीजें क्लियर है। अब हम लोग इसको गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो ऑक्सीडेशन है उसमें क्या होगा, सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्या करेंगे, सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और रिडक्शन में बात करें तो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है। तो गेन और लॉस के हिसाब से भी हम लोग समझ लिए। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता क्या है, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो खुद, ठीक है, वो सब्सटेंस जो खुद ऑक्सीडाइज, मतलब ए सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस, मतलब दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, या तो ऑक्सीजन देके या तो उससे हाइड्रोजन लेके, तो वो सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम उसी प्रकार से अगर हम बात करें रिड्यूसिंग एजेंट का, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो दूसरे सब्सटेंस का रिड्यूस होने के लिए खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग भी क्लियर, रिड्यूसिंग भी क्लियर, ठीक है। अब इस चैप्टर का जो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है रेडॉक्स रिएक्शन के, अच्छा रेडॉक्स रिएक्शन है, उसके बाद एक और चीज आ जाता है। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ये भी बहुत सिंपल है, वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे CuO है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो CuO से यहाँ पे Cu सिर्फ रह गया, मतलब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ। अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ मतलब ये रिड्यूस्ड हो गया, क्या हो गया, रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है, रिड्यूस होना। और अगर बात करें यहाँ पे जो हाइड्रोजन था उसमें ऑक्सीजन आ गया, जो हाइड्रोजन था उसमें ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन का आना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत जी नहीं। ऐसा यहाँ पे और भी एग्जांपल है तो आपको समझ लेना है। रिडॉक्स का मतलब क्या है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की बात करें तो कोरोजन एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोरोजन क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि लोहा में जंग क्यों लगता है, भाई क्यों लगेगा, हम लोग उसको ऐसे खुले में, वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में छोड़ देते हैं लंबे समय तक के लिए तो जंग लग जाता है। तो उस प्रोसेस में होता क्या है, उस प्रोसेस में होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो वही ऑक्सीडेशन की वजह से जंग लगता है, ठीक है। और इसका अगर डेफिनेशन की बात करें, द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, मतलब एक ऐसा स्लो प्रोसेस जिसमें मेटल जो है धीरे धीरे खराब हो जाए, डिस्ट्रक्ट हो जाए, डिके हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स, या फिर एसिड बोल सकते हैं, केमिकल्स भी बोल सकते हैं, एसिड भी केमिकल ही है। तो ड्यू टू द एयर, मॉइस्चर और केमिकल, कोई भी मेटल्स अगर धीरे धीरे खराब होने लगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोरोजन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर मेटल्स में अगर लोहा रहे, मतलब आयरन रहे, अगर आयरन में आपका जंग लग रहा है, मतलब कोरोड हो रहा है, खराब हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3H2, ठीक है। इस तरीके से जंग लगते हुए आपने कई बार देखा होगा, अपने अगल बगल में बहुत सारा चीजों में देखा होगा, ठीक है। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन एक स्लो और डिस्ट्रक्टिव मेटल का एक प्रॉपर्टी है बोल सकते हैं, फिर नाम है बोल सकते हैं। कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच द क्या बोल रहे हैं यार, ध्यान से सुनिए, द स्लो प्रोसेस ऑफ डिके और डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। कोई दिक्कत, डेफिनेशन अच्छे से लिख लेना है। चलिए आगे की बात करें तो हम लोग का सबसे मेन कारण क्या होता है कोरोजन का, तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्या है कारण,
मॉइस्चर, ऑक्सीजन या फिर अदर इन्वायरमेंटल सब्सटेंस सच एज एसिड और बेस या फिर सोल्ट। ठीक है, एसिड, बेस, सोल्ट ये सब क्या है? केमिकल्स है। तो केमिकल के हेल्प से भी मतलब कोरोजन हो जाता है। तो इस सभी चीजों से बचाना हम लोग को जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे कॉपर में जो कोरोजन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ ग्रीन ग्रीन कलर का एक परत आ जाता है। ये जो ग्रीन कलर का परत जो है ये कैसे आता है? तो जो मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में या फिर और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसके कांटेक्ट में आने से ये जो कॉपर है वो इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपने कई बार इस चीज को देखा होगा। तो ये जो ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉपर कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? कॉपर कार्बोनेट। क्या बन जाता है? वो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है। चलिए आगे की बात करें तो ये सिल्वर वाला। ठीक है, सिल्वर का भी एग्जांपल आपने देखा होगा। सिल्वर इस तरीके से सबसे शाइनिंग मेटल में से एक है। ठीक है, तो इसमें जो चमक होती है वो H2S के कांटेक्ट में आने से जो हम लोग के एटमॉस्फेयर में रहता है वो क्या हो जाता है? ब्लैक होने लगता है। आपने भी बहुत बार ये एग्जांपल देखा होगा। आपने चांदी की जो चैन पानी होगी उस चांदी की चैन में भी क्या होता है? ब्लैक होने स्टार्ट हो जाता है। तो वो किसकी वजह से होता है? यही कोरोजन की वजह से होता है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करें तो यहाँ पे हम लोग का क्या है? कोरोजन को कैसे बचा सकते हैं? तो बाय अप्लाइंग पेंट, कोटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग ये सब हेल्प से हम लोग बचा सकते हैं। पेंट करने से क्या होता है? एक पतला थिन लेयर आ जाता है जो कि एयर का कांटेक्ट और मॉइस्चर का कांटेक्ट को रोक देता है। ठीक है, अगर एक पतला लेयर आ जाए तो फिर वहां पे जंग नहीं लग पाता क्योंकि वो कांटेक्ट में ही नहीं आता है। कांटेक्ट में नहीं आएगा तो फिर जंग कहां से लगेगा? ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट तरीका का तो है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है? कोटिंग ऑफ जिंक। ठीक है, जिंक का परत चढ़ाना। अगर हम लोग जिंक का परत चढ़ा रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहेंगे। अगर हम बात करें एलोइंग का तो एलोइंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एलोइंग क्या होता है? दो या दो से अधिक मेटल को हम लोग मिक्स करके जो बनाते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये दो या दो से अधिक मेटल का, उसको बोलते हैं एलोय। एलोय जब भी हम लोग बना देते हैं तो उसमें बहुत सारा हम लोग को फायदा पहुंचता है। सबसे पहला बात वो स्ट्रांग हो जाता है, उसका रेजिस्टिविटी हाई हो जाती है, और दूसरा क्या, उसमें जंग नहीं लगता है। तो ये काफी हम लोग को फायदा पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? इसमें भी कोटिंग किया जाता है क्रोमियम का, निकल का। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटल को कैसे हम लोग कोरोजन होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एक आता है। देखिए अब ज्यादा देर नहीं, ठीक है, यही एक लास्ट टॉपिक है, रेंसिडिटी। थोड़ा सा सब्र रखिए, ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। रेंसिडिटी क्या है? आपने कोई भी फूड, ठीक है, अभी तो शादी ब्याह का सीजन चल ही रहा है। अगर आजकल के सीजन में अब देखिएगा, शादी में कोई भी तरह का पार्टी हो, बहुत ज्यादा मसाला के साथ, तेल के साथ व्यंजन बनाए जाते हैं। आपका वो अगर बच गया, देखिएगा सुबह तक इतना गंदा स्मेल करेगा। आप सोचिएगा कि सुबह में हम खा लें उसको तो वो बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि वो खराब हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाने की वजह से उसका टेस्ट बहुत गंदा होने लगता है, उसका स्मेल बहुत गंदा हो जाता है। तो वही कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, जब भी ऑयल फैट्स आर ऑक्सीडाइज, जब भी ऑयल फैट ये सब क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है, और लंबे समय तक अगर हम लोग इसको छोड़ देते हैं तो वो रेंसिड हो जाता है। ठीक है, रेंसिड होने से उसका स्मेल जो है वो फॉल हो जाता है, मतलब बहुत गंदा स्मेल आता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन कहलाता है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी की अगर डेफिनेशन की बात करें तो रेंसिडिटी इज द कंडीशन इन विच फैट्स ऑयल गेट ऑक्सीडाइज एंड रिजल्टिंग अ बैड टेस्ट एंड अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक है, इस तरीके से फुफुंद भी आ जाता है, आपने ये भी देखा होगा। तो ये सब सारा एग्जांपल किसका है? रेंसिडिटी का। ठीक है, इसमें फूड का स्मेल खराब हो जाता है, टेस्ट खराब हो जाता है। अब रहा बात भाई इसका कारण क्या है, तो इसका कारण वही है कि इसको हम लोग लंबे समय तक छोड़ देते हैं। दूसरा, एयर में एक्सपोज रहता है, ज्यादा टेम्परेचर पे रहता है, उसके वजह से ये क्या हो जाता है? खराब होने लगता है। तो ये सब उसका काउज हो गया। ठीक है, इसमें भी कारण है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल। इसको लंबे समय तक आप एयर में या फिर ऑक्सीजन में छोड़ दीजिएगा, ज्यादा लाइट में छोड़ दीजिएगा, या फिर ज्यादा मॉइस्चर में छोड़ दीजिएगा, ज्यादा टेम्परेचर पे छोड़ दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वो क्या होने लगेगा? रेंसिडिटी होने लगेगा। अब बात करते हैं इसका, किसका? इसका प्रिवेंशन का।
ठीक है, तो प्रिवेंट हम लोग कैसे करेंगे, खासकर लड़की लोग ध्यान से देखिएगा, जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट होते हैं उनको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कल के डेट में जब वो शादी होके भाई अपने ससुराल चली जाएं, तो जो भी फूड है उसको किस तरीके से सेफली रख सके, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला बात कि एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके, भाई एंटीऑक्सीडेंट कहाँ पाएंगे? एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज होने से रोक सके, उसका यूज करना है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से क्या रोकता है? उसमें नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है हवा। ठीक है, जो चिप्स का पैकेट होता है आप देखे होंगे, उसमें हवा पूरी तरह से भरी हुई होती है। उसमें कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस भरने से क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं आ पाता है। हाँ, जैसे पैकेट फट जाए, नाइट्रोजन उससे निकल जाए, तो फिर आप देख ही सकते हैं कि वो तुरंत खराब होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा और क्या तरीका हो सकता है? एयर टाइट कंटेनर में रखिए। ठीक है, फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखिए। एयर टाइट कंटेनर मतलब उसमें एयर का कांटेक्ट बिल्कुल खत्म कर दीजिए, तो भी वो खराब होने से बच जाता है। जैसे आप कोई भी स्नैक्स होता है उसको आप एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रहे। नेक्स्ट, आप जो भी फूड डेली यूजेस का फूड है, ठीक है, डेली यूजेस करने का मतलब जो जैसे घर का खाना बचा हुआ हो गया, सब्जी बचा हुआ हो गया, या फिर इस टाइप का जो चीज है, उसको हम लोग फ्रिज पे रखेंगे। ठीक है, तो लंबे समय तक वो सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है, जो भी फूड है उसको स्टोर करना है अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखना है। साथ ही साथ जहाँ पे टेम्परेचर कम हो वैसे जगह पे रखना है। तो इस तरीके से हम लोग सीख लिए कि रेंसिडिटी से हम लोग किस तरीके से बच सकते हैं, फिर बचा सकते हैं फूड को। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी कोई इतना देर तक इस वीडियो को देखें, आप लोग ये कमेंट में हमको बताइए कि आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, और समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर जरूर कर दीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।